मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डेवलपमेंट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को स्टडी किया था। दो डेवलपमेंट्स के पॉइंट्स वहां पर हमने पढ़े। पहला था ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, मतलब डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, और सेकंड था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो दोनों पढ़ने के बाद अब हमें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पर है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल मतलब क्वांटम मैकेनिक्स, इसका दूसरा नाम भी हम बुलाते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल या फिर वेव मैकेनिक्स। ये एक तरह से प्रोवाइड किया या डेवलप किया इरविन श्रोडिंगर ने, श्रोडिंगर हम बुलाते हैं। उसने सबसे पहले डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए और इलेक्ट्रॉन को वेव मानकर एक वेव इक्वेशन प्रोवाइड करी। वेव इक्वेशन, हालांकि ये इक्वेशन आपको सच नहीं पढ़नी है, ना इसके न्यूमेरिकल हैं तुम्हारे पार्ट में। हमने कहा था वेव मैकेनिकल मॉडल तो बहुत लेंथी है, आपको केवल उसकी आउटलाइन दी जा रही है। तो वेव इक्वेशन हम इसलिए लिखते हैं या इसलिए पढ़ते हैं ताकि आप उसमें से एक वर्ड की हमें जरूरत है आगे पढ़ने के लिए, उसी से कनेक्ट किया जा सकता है टॉपिक को। तो वो वर्ड लेने के लिए इसे हम यहां लिख रहे होते हैं डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई डेल्टा जेड स्क्वायर। ऊपर सभी में इक्वल ही है, डेल्टा डी है, स्मॉल डी चेंज को बुलाते हैं। ये इस तरह से बनाया गया था। इसमें डी स्क्वायर या डेल्टा स्क्वायर साई तीनों में इक्वल है। नीचे डेल्टा एक्स स्क्वायर, यहां वाई स्क्वायर है तो यहां जेड स्क्वायर है, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, जो कि प्लैंक कांस्टेंट है। आगे ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। हमें इसमें क्या क्या कौन सी चीजें थोड़ा देख लेते हैं। वेयर स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करेंगे। एक्स वाई और जेड ये कोऑर्डिनेट्स हैं। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये तो हमें पता भी है, पढ़ा भी है। नेक्स्ट पर बात आते हैं ई टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो पता ही होगा। अब ये सबसे ज्यादा जरूरी टर्म ये है, ये सिंबल पहली बार सुना है, साई बुलाते हैं, स्पेलिंग है PSI। ये क्या है? दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्पलीट्यूड। ध्यान दें, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव। हमने शुरू में ही कहा कि ये इरविन श्रोडिंगर ने ये मान के दिया कि वेव नेचर पार्टिकल में होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव नेचर है। चूंकि इलेक्ट्रॉन की वेव है, अगर मैं इस वेव को ऐसे रिप्रेजेंट करूं तो ये जो हाइट आप देख रहे हैं दैट इज द साई, दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक। अगर ये इलेक्ट्रॉन की वेव है तो ये साई जो है ये एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रॉनिक वेव का। और लाइट की वेव होती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव होती तो इसे ए से रिप्रेजेंट करते, स्मॉल ए या फिर कैपिटल ए आप बना सकते हो। तो वो होती है आपकी सिंपल वेव की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एम्पलीट्यूड, और साइज से हम रिप्रेजेंट करते हैं पार्टिकल वेव का एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वेव, और इसे वेव फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमें जो वर्ड चाहिए इस इक्वेशन से, हमें इक्वेशन से कोई लेना देना इसका नहीं है, हमें चाहिए ये साई से हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इस एम्पलीट्यूड से, इस इलेक्ट्रॉनिक वेव के एम्पलीट्यूड से ही कनेक्ट होगा आगे का टॉपिक। अब समझिएगा,
अगला जो टॉपिक इसके अंदर आता है वो है फिजिकल सिग्निफिकेंस। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। आप समझ लें, लिखने का काम बाद में करेंगे, अभी आप कुछ ना लिखें। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, इट रिप्रेजेंट्स ओनली एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव। अगर हम लाइट की बात कर रहे हैं, लाइट में भी एम्पलीट्यूड है भाई, लाइट वेव के एम्पलीट्यूड को मैं स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करूं और इसका स्क्वायर करूं सिंपल। इन केस ऑफ लाइट वेव, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड इट्स इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब इंटेंसिटी का मोटा मोटा मतलब क्या है? इंटेंसिटी, हम कहते हैं कि इस लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है, इसकी कम है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट मीन्स इट्स ब्राइटनेस और शार्पनेस। हम कहते हैं कि यहां पर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है तो हमारा मतलब है इसकी उसकी ब्राइटनेस ज्यादा है। क्वेश्चन है, अभी हम देखो इलेक्ट्रॉन हमने छोड़ दिया, हमने लाइट ले लिया यहां से। साई नहीं, ए से रिप्रेजेंट किया एम्पलीट्यूड तो वो लाइट वेव है, मैं साई से रिप्रेजेंट करूं तो वो इलेक्ट्रॉनिक वेव है। दोनों में बस यही रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस है। हमने लाइट वेव ली समझाने के लिए, हमने कहा कि उसका एम्पलीट्यूड ए है और उसका स्क्वायर करेंगे तो इंटेंसिटी बुलाते हैं। मतलब एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का नाम ही इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। और प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो मैथमेटिकली हमने देखा तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब होता है ब्राइटनेस ऑफ लाइट। अब क्वेश्चन है कि ब्राइटनेस क्यों आ जाती है लाइट में? जब दोपहर में आप बाहर निकलोगे तो धूप बहुत तेज होती है, आंखें नहीं खुलती हैं, मतलब वहां ब्राइटनेस ज्यादा है, मतलब वहां इंटेंसिटी ज्यादा है। तो इंटेंसिटी का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया में, मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूं, पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा पड़ रहे हैं और एक पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ फोटॉन्स कम है। तो मॉर्निंग की लाइट एक पर्टिकुलर एरिया में फोटॉन्स कम है तो उसकी ब्राइटनेस कम है, मतलब उसमें ए स्क्वायर एम्पलीट्यूड स्क्वायर इंटेंसिटी की वैल्यू कम है। अगर उसमें फोटॉन्स ज्यादा एक ही पॉइंट पर आ रहे हैं तो चमक आ जाएगी, मतलब ब्राइटनेस आ जाएगी, तो इंटेंसिटी ज्यादा है। तो मोटा मोटा क्या हुआ कि एक पॉइंट पर नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर ज्यादा है तो इंटेंसिटी ज्यादा है। मींस इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पार्टिकल्स at a point, at a given point. अगर मेरे को इंटेंसिटी कम है तो कम पार्टिकल है, इंटेंसिटी ज्यादा तो एक ही पॉइंट पर ज्यादा पार्टिकल है, मतलब पार्टिकल डेंसिटी ज्यादा है। मतलब सीधे सीधे इंटेंसिटी ऑफ लाइट डेंसिटी ऑफ पार्टिकल बता रही है। अब हम आते हैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक वेव पर। साई एम्पलीट्यूड है, इसका ए एम्पलीट्यूड था, ए का स्क्वायर करा, इंटेंसिटी लिख दी। अब हम साई पर आ रहे हैं। सिमिलरली हम साई का स्क्वायर करते हैं। इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, इलेक्ट्रॉन के एम्पलीट्यूड का हमने स्क्वायर किया तो हमें इंटेंसिटी ही मिलेगी, लेकिन वो इंटेंसिटी लाइट की नहीं होगी, वो इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉन की होगी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट अ गिवन पॉइंट। इन केस इसे सिंपल वे में लिखा जाए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी at a particular point। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो साई स्क्वायर बताता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब इलेक्ट्रॉन होते कहां हैं? न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, एटम के अंदर। एटम का जो पोर्शन है उसमें न्यूक्लियस आप छोड़ दीजिएगा, उसके बाहर जो भी एरिया है, 3D है ये, 2D नहीं है, 3D है, 3D स्फीयर है। इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जहां ज्यादा होगी, जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वहां साई स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा होगी, जहां इलेक्ट्रॉन कम होंगे वहां साई स्क्वायर की वैल्यू कम होगी, और जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वहां साई स्क्वायर की वैल्यू होगी ही नहीं, जीरो होगी भाई। तो साई स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। ये साई स्क्वायर निकल कर आता है। तो हम यहां तक पढ़ते हैं, फिर साई स्क्वायर को लिंक करेंगे आगे की तरफ, ठीक। तो
फिर आगे की तरफ लिंक करेंगे। पहले हम यहां तक थोड़ा लिख लेते हैं, साई स्क्वायर तक चेक करिएगा और साथ में ही लिखिएगा। हेडिंग आप डाल लें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, दूसरा नाम भी डाल लें और वेव मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से क्वांटम मैकेनिक्स बोल देते हैं, वेव मैकेनिकल मॉडल के नाम से वेव मैकेनिक्स भी बोल देते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स मतलब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एज डेवलप्ड बाय इरविन श्रोडिंजर, ई श्रोडिंजर हम बोल देते हैं, श्रोडिंजर। इट इज बेस्ड ऑन द वेव मोशन एसोसिएट विद पार्टिकल। समझ लीजिएगा, पार्टिकल की वेव मोशन, पार्टिकल को वेव मानकर ये मॉडल दिया गया, तभी मॉडल हमें मिल सका। मतलब जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है जो मोशन में है उसमें वेव नेचर होती है, ये मान लिया गया और ये होता भी है, डी ब्रोगली ने बता दिया था। फॉर द वेव मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस ही मतलब इरविन श्रोडिंजर पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग इक्वेशन नोन एज वेव इक्वेशन। मैंने अभी बताई थी श्रोडिंजर ने क्या प्रोवाइड करी, वेव इक्वेशन। क्या क्या स्टडी करने के बाद? डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट मतलब ड्वेल नेचर ऑफ मैटर, या सीधे सीधे बोलें इलेक्ट्रॉन जो कि पार्टिकल है उसमें वेव नेचर होती है, ये मानकर उन्होंने ये वेव इक्वेशन दी। वेव इक्वेशन मैंने अभी लिखी ही थी, वही है ये। सारी वैल्यूज मैंने वहां भी लिखी थी, यहां भी देख लीजिए एक बार। E total energy of electron, V potential energy of electron, H Planck's constant, X Y Z coordinates of electron, जहां जहां इलेक्ट्रॉन जा सकता है 3D में। साई सबसे ज्यादा जरूरी ये टर्म है, साई, PSI। नाम स्पेलिंग क्या है? PSI। बोलते क्या है? साई। एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, इलेक्ट्रॉनिक वेव, पूरा वर्ड बोलना चाहिए, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक वेव और वेव फंक्शन। तो यहां से स्टार्टिंग होती है साई। साई को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। हमें इस इक्वेशन की नीड नहीं, हमें इसका कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना, कोई भी डेरिवेशन नहीं करनी, कोई न्यूमेरिकल भी नहीं करना है। हमें ये वर्ड चाहिए था, अगर आप देख पा रहे हैं तो साई। साई को हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो यही है कि साई क्या है। तो साई का पता तो चल गया, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वेव, जैसे कि मैंने अभी समझाया। आगे आइएगा, सिग्निफिकेंस ऑफ द वेव फंक्शन साई एंड साई स्क्वायर। मैंने दोनों पूरी हेडिंग डाली हुई है जो अभी मैंने बताया। सिग्निफिकेंस ऑफ द वेव फंक्शन साई एंड साई स्क्वायर मेरे साथ ही लिखना, समझते हुए ही लिखना। साई जो वर्ड है उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है सच, वो केवल इलेक्ट्रॉनिक वेव के एम्पलीट्यूड मतलब जो हाइट होती है या डेप्थ होती है उसे रिप्रेजेंट करता है, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दिस। The wave function psi has not physical significance. It represents only the amplitude of electronic wave. Clear हो? तो psi का तो फिजिकल सिग्निफिकेंस है नहीं, psi की हमें जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम psi स्क्वायर पर psi स्क्वायर से पहले हमें लाइट के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ता है। हम कहते हैं लाइट का जो एम्पलीट्यूड है वो स्मॉल a है, उसका स्क्वायर करते हैं तो इंटेंसिटी आती है। इंटेंसिटी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कितने फोटॉन्स हैं। ब्राइटनेस बुलाते हैं सिंपल लैंग्वेज में इंटेंसिटी को। अगर फोटॉन्स ज्यादा हैं तो इंटेंसिटी ज्यादा है, फोटॉन्स कम है तो इंटेंसिटी कम है। वही हम यहां पढ़ रहे हैं, देखिए। हाउएवर इन केस ऑफ लाइट द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड गिव्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट दैट पॉइंट। सिमिलरली द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव का एम्पलीट्यूड ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो बोलेंगे साई स्क्वायर। तो साई स्क्वायर गिव्स द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव एट दैट पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर साई स्क्वायर निकालोगे तो इंटेंसिटी बताएगा इलेक्ट्रॉन की। इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। In other words, psi square at any point gives the probability of finding the electron at that point. Simply electron density. अगर मैं एटम के अंदर psi स्क्वायर वैल्यू ढूंढ रहा हूं तो psi स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा है तो मैं कहूंगा यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, मतलब यही इलेक्ट्रॉन्स हैं। और कहीं बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, तो मैं कहूंगा यहां तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो साई स्क्वायर को मोटा मोटा समझ लीजिएगा। साई स्क्वायर आपको ये बता रहा है कि एटम के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है, ठीक। और इसी वर्ड को हम आगे बढ़ाते हैं तो अगला वर्ड आ जाता है, उस वर्ड को बुलाते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। अब समझिएगा,
कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये बड़ा पार्ट है। साई स्क्वायर का नाम ही ऑर्बिटल है, एक तरह से बोल सकते हैं। एक तरह से ऐसा नहीं कि साई स्क्वायर का नाम है, साई स्क्वायर की वैल्यू जहां ज्यादा है उसका नाम ऑर्बिटल है। कैसे भाई? मतलब साई स्क्वायर ही ऑर्बिटल है, वहीं से वर्ड ऑर्बिटल जनरेट हुआ है। अब समझिएगा, ऑर्बिटल का मतलब होता है कि न्यूक्लियस के बाहर हैं हम, एटम के अंदर हैं, जहां इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। मतलब ऐसे समझो, मधुमक्खी का घर है, छत्ता लगा है, पेड़ पर लगा है। मधुमक्खी को देखा, उसके चारों तरफ उड़ती रहती है, चारों तरफ उड़ती रहती है। अब मैं एटम की नहीं, उस मधुमक्खी की बात करता हूं, हनी भी। तो जब उड़ती रहती है, वो पेड़ पर ऐसे है, ऐसे टंगा हुआ है, और एक मधुमक्खी यहां है, कभी यहां कभी यहां। उसकी हर पोजीशन को मैं डॉट से रिप्रेजेंट करूं, कभी यहां 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 यहां, फिर इधर इधर इधर, ऊपर नीचे आगे, ऐसे उड़ती रहती है पूरे टाइम। मतलब मैं 1 घंटे से देख रहा हूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी यहीं ज्यादा है, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी और दूर निकल जाती है, कभी यहां कभी और दूर निकल गए, फिर आगे वापस, ऐसे। तो ये करती रहती है। तो अगर मैं उसकी हर पोजीशन को एक डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कभी बहुत दूर निकल गई, मेरी पहुंच से बाहर बहुत दूर, तो ये जो 3D में है वो 3D मूवमेंट करती है, यानी कि मैं लीनियर है, 3D स्ट्रक्चर मान के चलो। ये जो एरिया आप देख रहे हो, जहां उसकी फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी अपने घर के आसपास ज्यादा है, अगर मैं हनी बी की बात करूं तो ये उसका ऑर्बिटल है। तो जहां इलेक्ट्रॉन, अब एटम्स के बात आते हैं, ये न्यूक्लियस है जी। एक इलेक्ट्रॉन हमने देखा कहां मिलता है, यहां था, यहां था, यहां था, यहां था, ऐसे हर पोजीशन को हमने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। 3D है ये, 2D नहीं है। तुम इसे एरिया मत मान के चलना, पूरे में स्फीयर कंसीडर करके चलना। तो जहां उसके में इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग, हर पोजीशन को मैंने एक डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये जहां इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, दैट इज द ऑर्बिटल। आप और तरीके से भी समझ सकते हो। ये क्लासरूम है, हमारा क्लासरूम ये है। यहां बोर्ड लगा है व्हाइट, यहां गेट है, यहां बोर्ड लगा है, हम यहां स्टेज है, हम स्टेज पर रहते हैं। यहां 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 बोर्ड पे लिखते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। कभी कभी हम क्लास में जाते हैं, इसमें चक्कर लगाया, फिर वापस आ गए, फिर दूसरी रो में चक्कर लगाया, फिर वापस आ गए, फिर स्टेज पर आ गए, फिर हम स्टेज पर घूम रहे हैं। तो हमारे क्लासरूम में हम कहां पाए जाते हैं? इस एरिया में। तो दैट इज द ऑर्बिटल, ये हमारा ऑर्बिटल है। तो ऑर्बिटल का मतलब केवल इतना ही है, जो नया कॉन्सेप्ट है। ऑर्बिट आपने सुना, ऑर्बिटल नहीं सुना है। एन एटॉमिक ऑर्बिटल में बी डिफाइंड एज द 3D स्पेस, 3D में, अराउंड द न्यूक्लियस विद इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो एटम के अंदर, न्यूक्लियस के बाहर 3D रीजन में, पूरा 3D रीजन, जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। इन अदर वर्ड, जहां साई स्क्वायर की वैल्यू सबसे ज्यादा हो। अरे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी यही साई स्क्वायर ही है। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है किसी पर्टिकुलर रीजन में, तो उस रीजन का नाम ही ऑर्बिटल है। अब ऑर्बिट कॉन्सेप्ट को थोड़ी तरह से भूल जाइएगा, अब नया कॉन्सेप्ट है ऑर्बिटल। तो मोटा समझिएगा, एटम के अंदर हम हैं, न्यूक्लियस के बाहर हम हैं, हमने साई स्क्वायर की वैल्यू हर रीजन में चेक कर रहे हैं। जहां साई स्क्वायर की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है उसे बुलाते हैं ऑर्बिटल। तो यही तो डेफिनेशन है। एन एटॉमिक ऑर्बिटल में बी डिफाइंड एज द 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस विद इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। कितनी? लगभग 90% या उससे ज्यादा। तो ये जो क्षेत्र रीजन देख रहे हो, दैट इज ऑर्बिटल। और ये जो मैंने डायग्राम बनाया है डॉट वाला, इस डायग्राम को बुलाते हैं क्लाउड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिटल। डॉट वाले को क्या बुलाते हैं? क्लाउड स्ट्रक्चर। तो ये क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बुला लेते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ई नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, आगे क्लाउड लिखा। अब क्वेश्चन आता है, तो साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम है तो वो तो ऑर्बिटल हो गया, और साई स्क्वायर की वैल्यू है ही नहीं, मिनिमम है, मतलब अप्रॉक्स 0 है। तो क्या है? तो क्या बोलेंगे? तो उसे नोड बोलते हैं।
उस एरिया को क्या बोलते हैं? नोड। तो इट इज डिफाइंड एज द 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज मिनिमम। तो जहां मिनिमम है दैट इज नोड, जहां मैक्सिमम है दैट इज ऑर्बिटल। तो ये है एटॉमिक ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट, यानी कि आज समझिएगा हमने कहां से स्टार्ट किया। मैं दिखा देता हूं, हमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल स्टार्ट किया, ई श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन को पढ़ा, वहां से हमें साई वर्ड मिला, साई वर्ड को हमने आगे बढ़ाया, साई एम्पलीट्यूड था, एम्पलीट्यूड से हमें इंटेंसिटी मिली इलेक्ट्रॉन की, इंटेंसिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिली हमें इलेक्ट्रॉन की, न्यूक्लियस के बाहर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ही साई स्क्वायर है, और जहां इसकी वैल्यू ज्यादा होती है दैट इज द ऑर्बिटल। तो साई स्क्वायर से ही हमें क्या वर्ड मिला? ऑर्बिटल। ऑर्बिट नहीं है दैट इज ऑर्बिटल। ऑर्बिटल को अब यहां से स्टडी करना है, इस वर्ड को समझना है। यानी कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में अभी तक आपने 3 चीजें पढ़ी। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को आपने देखा, याद नहीं करना है इसे आपको। साई वर्ड यहां से आया, उसका मतलब था इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल की वेव है उसका एम्पलीट्यूड, उसका स्क्वायर किया तो इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी मिली हमें। इंटेंसिटी मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, या सीधे सीधे बोले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिली। यहां से हमें एक वर्ड और आ गया ऑर्बिटल, जहां साई स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, जहां का मतलब है मेरा, जहां से कहा मतलब है एटम के अंदर न्यूक्लियस के बाहर, जहां वो 3D रीजन जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, उस रीजन को, एरिया को नहीं, उस रीजन को हम ऑर्बिटल बुलाते हैं। यहां से एक वर्ड और निकला कि जहां जी मिनिमम होती है साई स्क्वायर की वैल्यू, मतलब इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मिनिमम होती है, उसे नोड बुलाते हैं। तो कुछ वर्ड ऑर्बिटल मिला, नोड मिला, साई और साई स्क्वायर भी हमने पढ़ा। साई एम्पलीट्यूड है, साई स्क्वायर इंटेंसिटी है, और इंटेंसिटी अगर ज्यादा हो तो उस रीजन को ऑर्बिटल बुलाते हैं। तो अब ऑर्बिटल हमें वर्ड मिल गया है। अब एक वर्ड तो हमारे पास पहले से था, क्या था जी? ऑर्बिट था। अब एक वर्ड क्या है? ऑर्बिटल है। स्पेलिंग का ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं, एल ही लगाना, ऑर्बिटल, ऑर्बिट में ऑर्बिटल हो जाएगा। तो इनमें डिफरेंसेस क्या है? तो इनमें डिफरेंसेस हम देख लेते हैं, थोड़ा आइडिया हो जाएगा ऑर्बिटल के बारे में। तो टॉपिक है ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल के बीच का डिफरेंस। अब डिफरेंस से पहले आप ऑर्बिट तो जानते हैं भाई, ऑर्बिट तो हमने पढ़ा है, रदरफोर्ड मॉडल से ऑर्बिट स्टार्ट हुई। ऑर्बिट में आपको बताया गया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ्स होते हैं, फिक्स्ड डिस्टेंस पर होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ये ऑर्बिट थी, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का मोशन 2D में है, सर्कुलर पाथ ही तो है। ये ऑर्बिट्स थी। ऑर्बिट के नाम रखा गया LMN, ये पढ़ा होगा आपने, रदरफोर्ड में भी पढ़ा। बोर्ड्स ने बता दिया इन ऑर्बिट्स की एनर्जी फिक्स होती है, इसलिए एनर्जी लेवल भी बुलाते हैं, स्टेशनरी स्टेट भी बुलाते हैं, लेकिन ऑर्बिट ही रहा। चूंकि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में एक नया नाम जनरेट हुआ है, ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल क्या होता है? आपने जो अभी तक डेफिनेशन में पढ़ा वो था जी 3D स्पेस। ऑर्बिटल क्या है? 3D स्पेस है, जिसमें इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को वेव माना गया, इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर होती है, तो वेव के हिसाब से तो फिर 3D में जाएगा, 2D में पॉसिबल ही नहीं है। तो वेव नेचर के हिसाब से ऑर्बिटल दिया गया भाई। अब ऑर्बिटल के अब ज्यादा जानते नहीं आप, इसके बाद आएगा तो मैं मुझे पहले थोड़ा बताना पड़ेगा। ऑर्बिटल के कुछ नाम बताता हूं, जैसे s ऑर्बिटल, स्मॉल, px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल, pz ऑर्बिटल्स।
डी की बात करें तो डी एक्स वाई ऑर्बिटल, डी वाई जेड ऑर्बिटल, डी जेड एक्स ऑर्बिटल, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स और भी हैं। तो ये ऑर्बिटल्स के नाम है, एस पी एक्स पी वाई पी जेड डी एक्स, ये ऑर्बिटल्स के नाम है। ऑर्बिटल्स 3D रीजन होता है। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, बाकी छोड़ दें तो सब में डायरेक्शनल कैरेक्टर होते हैं एक्सिस पर, एक्स वाई जेड डी एक्स, ये एक्सिस है। एस ऑर्बिटल को छोड़ दें तो सब में डायरेक्शन के हिसाब से, एक्सिस के हिसाब से बनाए जाते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो सकती है, चाहे वो ये ऑर्बिटल है, चाहे ये कोई सा भी एक ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। तो ये कुछ थे इन्हीं के बिहाव पर। अभी तुम देखो ऑर्बिटल के बारे में केवल डेफिनेशन आपने पढ़ी है और डिफरेंस हम पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको ज्यादा कुछ पता नहीं है। तो जितना पता है उतने के ही डिफरेंस हम बता रहे हैं। आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा, धीरे धीरे सब पता चलेगा। तो जितना पता है उसके बारे में, उसी के बिहाव पर हम डिफरेंस लिख रहे हैं। तो मैंने लिखे हुए हैं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं पहले, बाद में दिखाता हूं। देखो पहला होगा डेफिनेशन ही होगी, अपोजिट अलग है। डिफरेंस में अपोजिट पॉइंट्स ही आते हैं। ऑर्बिट क्या है? एक ऑर्बिट को अगर हम डिफाइन करें तो वो सर्कुलर पाथ होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है, जबकि ऑर्बिटल एक 3D रीजन होता है न्यूक्लियस के बाहर, जहां इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। मतलब दोनों का आपस में कोई लिंक है नहीं, दिखता नहीं, डेफिनेशन अलग है, अपोजिट। दूसरे पर आते हैं, ये सर्कुलर पाथ हैं तो इलेक्ट्रॉन के मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन प्लेनर मोशन को, जो 3D में नहीं है। और यहां पर जो मोशन है, वो मूवमेंट है, वो 3D है। दूसरा डिफरेंस आ गया, ये प्लेनर मोशन, ये 3D मोशन न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये प्लेनर मोशन न्यूक्लियस के चारों तरफ। आगे आते हैं, सर्कुलर पाथ हैं, चूंकि ये डिस्क लाइक होते हैं, ये 3D रीजन्स होते हैं। नेक्स्ट, ये सर्कुलर पाथ हैं तो इनमें कोई डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं होता। इनमें मैंने अभी बताया, ये सब में डायरेक्शनल कैरेक्टर हैं। इनका एक्स वाई जेड, डी एक्स वाई वाई जेड, ये एक्सिस के हिसाब से इनके नाम है, डायरेक्शन के हिसाब से। हाँ, एस ऑर्बिटल में डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं होते, लेकिन बाकी सभी में होते हैं। तो इनमें डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं है, जबकि ऑर्बिटल में डायरेक्शनल कैरेक्टर है, एस ऑर्बिटल को छोड़कर। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है। एक ऑर्बिट में कितनी होती है जी? 2n स्क्वायर। n का मतलब फर्स्ट है तो n का मतलब 1 लो, फिर 2 लो, 3, इस तरह से। भाई पहले में कितने आएंगे? n की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे में कितने होंगे? 2 2 4 2 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरे में कितने होंगे? 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से बढ़ते जाएंगे। तो ये डिफरेंसेस हैं, ये बेसिक डिफरेंसेस हैं किस किस के बीच? ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच। अब इनमें लिखना कैसे है ये देख लीजिएगा। मेरे साथ ही लिखना स्टार्ट करना। डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। पेज को डिवाइड करना, एक तरफ डालना ऑर्बिट, एक तरफ डालना ऑर्बिटल। ऑर्बिट, पहली जो मैंने अभी डिफरेंस बताया था ये वही है। एन ऑर्बिट इज अ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। तो सर्कुलर पाथ है न्यूक्लियस के चारों तरफ। ऑर्बिटल तो सर्कुलर पाथ नहीं है। एन ऑर्बिटल इज अ 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम, जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। सेकंड पर आते हैं, सेकंड डिफरेंस पर। इट रिप्रेजेंट्स द प्लेनर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने बताया था भाई प्लेन में ही तो है, सर्कुलर पाथ है तो। जबकि ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट 3D मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो वेव की तरह मान रहा है तो 3D में है। थर्ड पर आते हैं, ऑल ऑर्बिट्स आर सर्कुलर एंड डिस्क लाइक। बिल्कुल सही बात है, सर्कुलर होती हैं। ऑर्बिटल्स की डिफरेंट शेप होती है भाई, ये मेरे बताना रह गया। डिफरेंट शेप होती है, स्फेरिकल होती है, डम्बल शेप, अलग अलग होती है। पढ़ाई जाएगी, शेप बनवाई भी जाएगी। तो अभी तो मान के चली गए वाला पॉइंट। फोर्थ,
फोर्थ पर आते हैं, दे डू नॉट हैव एनी डायरेक्शनल कैरेक्टर। भाई सर्कुलर पाथ अगर हैं तो डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं होते हैं। ऑल ऑर्बिटल्स किसे छोड़कर, एस ऑर्बिटल को छोड़कर सभी में डायरेक्शनल कैरेक्टर होते हैं। किसे छोड़कर, एस ऑर्बिटल, मैंने अभी भी बताया था। तो ये 4 डिफरेंसेस हैं। 5वां मैं लिख रहा हूं, मैंने बताया था मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। मैंने ऑर्बिट में बताया था 2n², में लिख देता हूं द मैक्सिमम नंबर ऑफ, मैक्सिमम की बात करें इतने से ज्यादा नहीं हो सकते, इन एनी ऑर्बिट, कितने बताए थे, इज गिवन बाय 2n²। 2n², n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, और नंबर ऑफ ऑर्बिट, n फर्स्ट है, पहली ऑर्बिट है तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरी ऑर्बिट है तो 8 आ जाएंगे, इस तरह से है। नेक्स्ट की बात करते हैं, इधर क्या आएगा भाई, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देख लीजिएगा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिटल इज 2। चाहे कोई सा भी ऑर्बिटल हो, एस हो, पी एक्स हो, पी वाई हो, पी जेड हो, कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम की संख्या 2 ही रहेगी। 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के अंदर नहीं होते हैं। तो ये थे डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ये पर्टिकुलर आपकी कॉपी पर हो रहा हो, कई बार पूछा जाएगा। अब थोड़ा ये चेक कर लें कि ऑर्बिटल है कहां और ऑर्बिट है कहां पर, समझिएगा। तो ऑर्बिट कहां है, ऑर्बिटल कहां है, दोनों में रिलेशन क्या है, कैसे बताएंगे, तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को हम आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट बहुत बड़ा टॉपिक, क्वांटम नंबर, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का बड़ा टॉपिक। अब समझ लीजिए अभी तक आपने क्या पढ़ा है। हम जानने की कोशिश ये कर रहे हैं कि एटॉमिक मॉडल, एटम के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ये तो पता चल ही गया था, और वो क्या कर रही है, कहां पर है। तो न्यूक्लियस तो क्लियर था हमें, न्यूक्लियस के रिगार्डिंग में कोई ड्रॉबैक मिला नहीं, वो तो वही है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में, लेकिन बाहर की स्थिति क्लियर थी नहीं, बोर्स मॉडल में भी क्लियर हुई नहीं। बोर्स मॉडल काफी क्लियर कर पाया, लेकिन वो एक ही इलेक्ट्रॉन पर वर्क करता था, एक से ज्यादा पर काम करता नहीं था। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल उसे डिस्क्राइब करने के लिए आया, और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह होता है। फिर आगे बढ़ा, आगे अभी तक जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हमने पढ़ा है, हमने बस यही पढ़ा है कि ऑर्बिटल, एक नया वर्ड हमें मिला साई² की हेल्प से, कि इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हो कहां पर है। लेकिन एटम अभी भी क्लियर है नहीं। तो ये जो क्वांटम नंबर वर्ड है, ये आपके एटम को बिल्कुल क्लियर कर देगा। आप समझ पाएंगे कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं, एग्जैक्टली कर क्या रहे होते हैं, सब कुछ क्लियर हो पाएगा। यहां के बाद कोई प्रॉब्लम बचती ही नहीं है। तो क्वांटम नंबर पर आते ही सारी क्वेश्चंस के, अभी तक टॉपिक अनसर्टेन था, मैंने वेव इक्वेशन पढ़ाई, थोड़े बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। फिर साई² का फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ा दिया, वहां भी कंफ्यूजन क्लियर नहीं होता। फिर अचानक एक एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आ गया, वो भी थोड़ा असमंजस की स्थिति रहती है। हमने डिफरेंस ऑर्बिट ऑर्बिटल में बताए, तो ऑर्बिटल बच्चा जानता नहीं तो डिफरेंस कैसे पढ़ेगा। तो अब आप जान पाओगे, अब आप समझिएगा क्वांटम नंबर्स। टॉपिक बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, मतलब यही है आपको मॉडल में जो पढ़ना है। ये क्वांटम नंबर्स 4 नंबर का एक सेट है, जो हमें एक एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। मतलब सीधे सीधे हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में सब कुछ बता देते हैं नंबर, उसका कंप्लीट एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। हम सीधा सीधा समझिएगा, ये नंबर हमें एड्रेस बताते हैं, एड्रेस।
मैंने वैसे लिखा है क्वांटम नंबर्स में बी डिफाइंड एज द सेट ऑफ 4 नंबर्स विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। मुझे यहां ये भी लिख सकता था तो वी कैन गेट द एड्रेस ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। तो सीधे सीधे पाइए ये एड्रेस बताता है, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एड्रेस की बात करते हैं हम, आपके एड्रेस की बात करते हैं। मान लीजिएगा आपने अपना एड्रेस लिखा, तो शुरुआत करते हैं मकान नंबर से कि जी ए ब्लॉक 60 नंबर 60, ठीक। ए ब्लॉक 60 नंबर, आगे शास्त्री नगर आपने लिख दिया, फिर आगे गाजियाबाद आपने लिख दिया, फिर यूपी आपने लिख दिया। अगर इंडिया में कोई अगर आपको लेटर लिख रहा है, कोई भेज रहा है कुछ, तो इस एड्रेस पे आपको भेजना है, उसे भेजना है। तो सबसे पहले वो लेटर यूपी में आएगा, उत्तर प्रदेश, अब यूपी में आ गया। फिर डिस्ट्रिक्ट में आएगा गाजियाबाद, अब गाजियाबाद में आ गया। अब गाजियाबाद पोस्ट ऑफिस में है और वो खड़े होके कहें भाई गाजियाबाद कहाँ है, तो देखो कहाँ है भाई, गाजियाबाद तो है ही नहीं। गाजियाबाद को ओवरऑल देखा जाए तो ये तो कुछ नगर का एक समूह है, ग्रुप है। तुम बस अड्डे पे खड़े हो जाओ, कहीं खड़े हो जाओ, पूछो गाजियाबाद जाना है भाई, तो मतलब क्या है? तो गाजियाबाद के अंदर तो हो, पर गाजियाबाद है कहाँ? तो गाजियाबाद थोड़ी कुछ है, वो तो कुछ ग्रुप है, कुछ नगर का ग्रुप है। उसी तरह से वो लेटर पहुंचेगा शास्त्री नगर। अब शास्त्री नगर में खड़े होके सोचो कि शास्त्री नगर कहाँ है, तो कोई नगर कुछ थोड़ी होता है, ये तो एक मकानों का ही तो कॉम्बिनेशन बोले जाते हैं नगर। तो ओवरऑल तो मकान ही है, रहते तो हम वहीं पर हैं, समझ रहे हैं? तो वो लेटर फिर घर पहुंचेगा और घर पे आपको मिलेगा। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है। कैसे है समझना, अगर आप एटम को देखने की कोशिश करते हैं, लार्ज में करूं, तो मुझे ऐसे ऑर्बिट दिखती हैं। इस ऑर्बिट या शेल, KLMN बुलाते हैं इन्हें, इसे मैं एनलार्ज करके देखूं, फोर्थ को मैंने एनलार्ज किया है, तो ये मुझे एक लाइन नहीं दिखेगी, ये तो कई लाइनों का मिक्सचर है। इसे इनलार्ज करने पर एक लाइन जो दिख रही थी ऐसे है। ये शेल भी बुलाते हैं इन्हें हम, ऑर्बिट को, नाम है KLMN, ओ आगे बोल सकते हैं। ये शेल इनसे मिलकर बने हैं और इन्हें बुलाते हैं सब शेल्स, और इनके नाम है 1 2 3 4 लाइन है इसमें। पहले का नाम S, दूसरे का नाम P, स्मॉल d एंड स्मॉल f। ये सब सेल्स हैं। और फिर सब सेल को एनलार्ज करके देखोगे तो आपको ऑर्बिटल्स दिखेंगे। डिफरेंट शेप होती है इसलिए मैंने बनाई नहीं। और ऑर्बिटल के अंदर देखोगे तो इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। वैसे ही हमारी तरह ही तो है। मान लो ये डिस्ट्रिक्ट है, यहां पहुंचे, डिस्ट्रिक्ट में पहुंचे, देखा अरे यहां तो बहुत सारी चीजें हैं का कॉम्बिनेशन है, ये एक चीज है ही नहीं, तो ये नगर है। नगर में जाओगे, अरे ये तो बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है, तो वो ऑर्बिटल है घर, और वहां हम रहते हैं। तो वैसे ही है, इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिटल में रहता है, ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन को सबसेल बुलाते हैं और सबसेल के कॉम्बिनेशन को सेल बुलाते हैं। तो ये है इनका। तो S सबसेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल है, P सबसेल के अंदर 3 लिखे थे मैंने, PX, PY, PZ, याद हो तो। D के अंदर मैंने 5 लिख दिए थे। तो इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो कहां है? ऑर्बिटल में रहता है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और जब बहुत सारे ऑर्बिटल को कलेक्ट करके रख दोगे तो उसे एक सबसेल बुलाएंगे। जैसे P में 3 के कॉम्बिनेशन को P सबसेल बुलाते हैं, 5 के कॉम्बिनेशन को D सबसेल बुलाते हैं, तो नाम है उनके। तो सबसेल बुलाएंगे, और सबसेल जब बहुत सारे हो जाते इकट्ठे तो सेल बुलाते हैं। सेल मतलब ऑर्बिट बुलाते हैं। ये है इनका तरीका। और ये जो क्वांटम नंबर हैं,
ये 4 का एक ग्रुप है 4 नंबर का, और ये 4 नंबर मिलकर हमें ये बताते हैं। पहला क्वांटम नंबर बताएगा इलेक्ट्रॉन फलाने सेल के अंदर है, मान लो 4 के अंदर है, पता चल गया। दूसरा क्वांटम नंबर बताएगा अच्छा तो इस सेल के इस फलाने सब सेल में है, 4th सेल के दूसरे सब सेल में है जी इलेक्ट्रॉन, ये बताएगा। तीसरी क्वांटम नंबर में बताएगी इस ऑर्बिटल में है, और चौथी क्वांटम नंबर हमें बताएगी कि इलेक्ट्रॉन कर क्या रहा है। मतलब ये क्वांटम नंबर का सेट ही इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी जानकारी देता है। तो अभी तक हम केवल सेल मान रहे थे तो गड़बड़ आ रही थी, एक्यूरेट अब पता चला कि इलेक्ट्रॉन कहां और कैसे होता है। तो 3D डायग्राम जब बनाया जाए एटम का तो सिंपल नहीं होता कि सेल दिखें तुम्हें, वो तो ऑर्बिटल्स दिखते हैं, इलेक्ट्रॉन दिखते हैं, उसे रीजन को ऑर्बिटल बोल दिया गया, उसके कॉम्बिनेशन को सबसेल बोल दिया गया और उसके कॉम्बिनेशन को सेल बोला गया। ये एटम का स्ट्रक्चर है। तो बोर्स रदरफोर्ड तो कुछ थे ही नहीं इसके सामने, तो बहुत बड़ा मॉडल है। तो अब हम क्वांटम नंबर्स को जानते हैं कितने टाइप के ये होते हैं, तो मैं लिख लेता हूं, मेरे साथ ही लिखें। फर्स्ट है प्रिंसिपल, स्कूल वाले प्रिंसिपल की जो स्पेलिंग होती है वही है प्रिंसिपल, PLE नहीं है, PAL, मुख्य मतलब मेन जो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। स्मॉल n। सेकंड है एंगुलर क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल भी बुलाते हैं, AZI। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं सेकंड वाले को। थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर, स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 4 नंबर, पहला नंबर सेल में बताएगा कि सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दूसरा नंबर बताएगा हमें कि उस सेल के किस सब सेल में है, तीसरा हमें बताएगा उस सब सेल के किस ऑर्बिटल में है, और चौथा बताएगा कि वो क्या कर रहा है। तो चारों का काम अलग अलग है। ये लाइंस इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है और कुछ भी नहीं है। दीज 4 क्वांटम नंबर्स प्रोवाइड द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या बोले कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ भी बोले हम। तो आज तक का टॉपिक इतना ही था इस वीडियो में। नेक्स्ट में आगे क्वांटम नंबर की स्टार्टिंग होगी और वो टॉपिक बड़ा ही होगा। अब आप अपने बिल्कुल लास्ट में हैं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बाद ही चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा। तो बिल्कुल लास्ट में है और अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी यही चल रहा है।